दोस्तों रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखी थी जिसमें एक व्यक्ति 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं बच रहा। उसने पहले तो दिखावा करने के लिए 3 BHK घर ले रखा है, जबकि उसके साथ 2 ही लोग रहते हैं और वहां पर उसका जो रेंट जाता है वो जाता है 1.2 लाख रुपीस। इसके बाद उसने BMW ले रखी है। अब भाई 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो BMW भी लेगा, लेकिन उसकी 80,000 रुपए महीना की EMI जाती है। उसके बाद शॉपिंग करने के लिए 30,000 रुपए जाता है, डाइनिंग एंड ट्रैवल में 40,000 रुपए जाता है और उसके बाद पेट्रोल, सब्सक्रिप्शन, बाकी के जो अगड़म बगड़म है उसमें 20,000 रुपए जाता है। और उसके बाद उसके हाथ में क्या बचता है ये आप कमेंट करके बता देना। मतलब अच्छा खासा अमाउंट होता है 3 लाख रुपए महीना, बट उसके बाद भी उसके हाथ में कुछ नहीं बच रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कम पैसे कमाता है, प्रॉब्लम ये है कि पैसे ठीक ठाक कमाने के बावजूद भी उसको नहीं पता कि पैसे को सही तरीके से कैसे मैनेज किया जाता है। तो अगर कल को वो 5 लाख रुपए महीना भी कमा लेगा ना, तो यहाँ पर वो अपनी गाड़ी अपग्रेड कर लेगा, अपना रेंट अपग्रेड कर लेगा, सारी चीजें अपग्रेड कर लेगा और आखिर में उसके हाथ में तब भी कुछ नहीं बचेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पैसे आप चाहे कम कमाओ, ज्यादा कमाओ, लेकिन अगर आपको पैसे को मैनेज करना सही से आता है तो ही आप लंबे टाइम पर एक बड़ा कॉर्पस बना पाएंगे। तो मनी मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले समझना है कि हाउ टू स्पेंड, यानी खर्चा किस तरीके से करें। तो यहाँ पर आपके लिए एक कहानी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने IKEA कंपनी के बारे में सुन रखा होगा, जो कि फर्नीचर वगैरह सेल करती है। तो इसके जो फाउंडर हैं वो है इंगवार कैम्प्रेड। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में इसका नहीं जानता हूं, लेकिन नाम उनका यही है। तो वो हमेशा अपने साथ ना एक नोटबुक रखते थे। तो एक बार अपने दोस्त के साथ वो रेस्टोरेंट में गए, वहां पर उन्होंने ऑर्डर किया, जो भी बिल आया उसका उन्होंने पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद उन्होंने अपनी जेब से एक नोटबुक निकाली और जो भी पेमेंट की थी उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर उनके दोस्त ने कहा कि यार ये तुम क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं हर चीज जो भी मेरी इनकम होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, एक्सपेंस होती है, उस सब को मैं एक नोटबुक में लिखता हूँ। तो इसको देखते हुए उनका दोस्त हंसा और उसने कहा कि यार इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होने के बावजूद, वैसे उस टाइम पर इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी, लेकिन एक कंपनी का मालिक होने के बावजूद तुम अपनी लाइफ को अकाउंटिंग फर्म जैसा क्यों चला रहे हो। मतलब एक मजाक उड़ाते हुए उसने इस तरीके से कहा। तो यहां पर उन्होंने उसे आंसर किया कि इफ यू कांट मैनेज स्मॉल मनी, यानी अगर तुम छोटा पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं करोगे तो तुम कभी भी बड़ा पैसा मैनेज नहीं कर पाओगे। मतलब कभी बड़ा पैसा तुम्हारे हाथ में आएगा ही नहीं। और शायद यही एक वजह है कि क्योंकि वो पैसे को सही तरीके से मैनेज करना जानते थे, इसलिए आगे चल के उनकी जो कंपनी है वो इतनी बड़ी बन पाई है। तो पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप समझते हैं कि अगर आप अपने पैसे को मैनेज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपना एक रूल बना लो कि अगर आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हो, जैसे अगर मान लीजिए आप आईफोन खरीदना चाहते हो और आपकी सैलरी 25,000 रुपए महीना है, तो ये सोचो कि आईफोन 1.5 लाख रुपए का है, तो अगर मैं इसको खरीदता हूं तो मेरे कितने महीने की सैलरी मुझे देनी पड़ेगी। तो यहां पर आपको दिखाई देता है कि भाई 6 महीने की सैलरी मुझे देनी पड़ रही है। मतलब 6 महीने जो आपने काम किया था वो एक आईफोन पे चला जाएगा। अब इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि हाँ वो आईफोन लेना वर्थ इट है तो वहां पर आप लीजिए, लेकिन अगर उसके बाद आपको लगता है कि वर्थ इट नहीं है तो उस जगह पर आपको नहीं खरीदना चाहिए। इवन अगर मान लीजिए आप 1.5 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं और उसके बाद आपको पता है कि 1 महीने की आप कमाई से आईफोन खरीद सकते हैं, तो अगर आपको लगता है कि भाई 1 महीने जो मैंने पूरा काम किया था, वो सारा काम जो मैंने एफर्ट्स डाले थे उसके रिजल्ट में मुझे आईफोन खरीदना चाहिए, मेरे लिए वर्थ इट है, तो वहां पर आप लीजिए। अगर नहीं लगता है तो मत लीजिए। इससे अगर आप बार बार कैलकुलेट करेंगे तो आपको पैसे की कीमत समझ आएगी। देखिए आज के टाइम पर हम UPI से जब से पेमेंट करने लगे ना, तो हमें पैसे की जो कीमत है वो खत्म सी ही फील हो चुकी है, क्योंकि हाथ से पैसा ही जाता। मैंने पर्सनली भी कभी 50,000, 1 लाख, 2 लाख की गड्डी ना ऐसे नहीं किसी को दी, लेकिन जब UPI पेमेंट करता हूं, कार्ड से पेमेंट करता हूं, तो ना जाने कितने खर्चे हो जाते हैं। तो क्योंकि आज के टाइम पर पैसे खर्च करते हुए हमें फील नहीं होता, इसलिए ये कैलकुलेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर एक और चीज का ध्यान रखो कि अगर आप किसी चीज को EMI पे ले रहे हो या फिर क्रेडिट कार्ड का यूज करके ले रहे हो, तो आज नहीं, कल नहीं, परसों वो पैसा आपकी जेब से ही जाना है। तो ये कैलकुलेशन बिगड़ेगी नहीं, कैलकुलेशन आपकी यही होगी। और कई बार इसके चक्कर में आपके खर्चे और ज्यादा बढ़ जाते हैं और आप डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। इसलिए आपको इस तरीके से अपने खर्चे को मैनेज करना चाहिए। एंड फाइनली यहां पर हम समझते हैं कि वो जो व्यक्ति 3 लाख रुपए महीना कमा रहा था, वो अगर सही तरीके से अपने पैसे को मैनेज करता तो भी वो एक डिसेंट लाइफ जीते हुए, इवन अच्छी लाइफ जीते हुए अच्छी खासी सेविंग्स भी कर सकता था। जैसे अगर वो 50% पैसा अपनी नीड्स पे खर्च करता है,
मतलब जो रेंट हो गया, ईएमआई हो गया, ग्रोसरी वगैरह हो गया, इसके ऊपर 50% पैसे खर्च करता है, तो यहां पर 1.5 लाख रुपए का वो अमाउंट होता है, जो कि कहीं से भी कम अमाउंट नहीं है। इसके बाद 90,000 रुपीज महीना, जो कि उसकी सैलरी का 30% होता है। अगर वो अपनी वॉन्ट्स यानी जो उसकी इच्छाएं हैं, उसको पार्टी करनी है, उसको अलग अलग सब्सक्रिप्शन चाहिए, जो भी चीजें चाहिए उन पे खर्च करता, तो भी ये पैसा कम नहीं होता। और उसके बाद अपनी सैलरी का 20% पैसा, जो कि लगभग 60,000 रुपए महीना होता है, उसकी वो एसआईपी कर लेता। तो यहां पर आप समझो कि 10 साल में उसने टोटल 72 लाख रुपीस की एसआईपी की होती, और ये जो पैसा होता ये 1.41 करोड़ उसके पास पड़ा हुआ होता। 20 साल में, क्योंकि हर महीने वो 60,000 की एसआईपी कर रहा है, तो उसने 1.44 करोड़ की एसआईपी की होती, और उसका जो कॉर्पस होता वो 6.23 करोड़ रुपीस का बन गया होता। और 30 साल में उसने 2.16 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की होती, और ये जो पैसा था वो 22 करोड़ रुपए बन चुका होता। तो आज दिखावे में पैसे खर्च करके वो खोखला अमीर तो दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो लॉन्ग टर्म तक अमीर नहीं रह पाता, और कभी इनकेस जॉब वगैरह चली जाए तो वहां पर उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती थी। जबकि अगर वो इस तरीके से सेविंग करेगा तो इन प्रॉब्लम से वो बच सकता है और एक टेंशन फ्री लाइफ भी जी सकता है। और इसके लिए आपको एक काम सबसे ज्यादा जरूरी है करना, और वो है कि जो भी खर्चा आप करते हो उस हर एक खर्चे को, हर एक रुपीस को ट्रैक कीजिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में एक बड़ा अमाउंट कमा पाएंगे। तो सबसे पहली चीज मनी मैनेजमेंट है कि कैसे पैसा स्पेंड करना है, जो आपको समझ आ गया है। अब देखिए, इस केस में हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें ऑलरेडी वो व्यक्ति बहुत अच्छा खासा अमाउंट कमा रहा था, लेकिन हर किसी का केस सेम नहीं है। आपके केस में हो सकता है कि आप बहुत कम पैसे कमा रहे हैं, आपका खर्चा निकालना भी मुश्किल हो रहा है। तो इस जगह पर मैं आपको कहूंगा कि अब आपके लिए जरूरत है सबसे पहले अपनी इनकम को बढ़ाइए। इनकम को बढ़ाने से पहले ही आपको खर्च किस तरीके से करना है वो तो सीख के रखना है। सेकंड स्टेप में आपने अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करनी है। इसके लिए आप नए नए स्किल सीख सकते हैं। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं, वहां पर एक नया स्किल आप सीख लेंगे तो कल को आपकी सैलरी बढ़ सकती है। अगर वहां पे नहीं बढ़ेगी, दूसरी जगह आप जॉब चेंज करके अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हैं। बट अगर आपके पास नया स्किल होगा तभी आप ये कर पाएंगे। अगर आप उसी तरीके से चलते रहेंगे तो फिर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप चाहें तो साइड हसल्स भी कर सकते हैं। देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा कि 9 to 5 करके आप उतने अमीर नहीं बन सकते जितना 5 to 9 करके बन सकते हैं। यानी सुबह 9 to 5 आप जो जॉब करते हैं, उसके बाद आप 5 to 9 मतलब शाम के 5 से रात के 9 तक क्या करते हैं, वो डिसाइड करता है कि आप कितने अमीर बन सकते हैं। इसका एक एग्जांपल मैंने आज ही रील देखी थी तो आपको बता रहा हूं। एक आपने भी देखा होगा, मुझे नहीं पता, छोटू बॉट करके मैंने एक रील देखी थी जिसमें एक व्यक्ति बता रहा था कि वो 9 to 5 जॉब भी करता है, और उसके बाद अपना उसने एक छोटा सा गैजेट बना रखा है जिसको उसने नाम दे रखा है छोटू बॉट, और उसको वो मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है। और सारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हैंडमेड होती है, वहीं बैठ के किया जाता है, सारी चीज़ों को असेंबल किया जाता है। तो यहाँ पर वो साइड हसल कर रहा है, तो शायद आगे चल के बहुत अच्छा कर पाएगा। नहीं भी किया तो कुछ जाता नहीं है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, मुझे अच्छी लगी रील, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। और तीसरा, देखिए, आज के टाइम पर एआई का ज़माना है, लोगों की नौकरी कैसे कैसे जाएगी कुछ नहीं कह सकते, भविष्य बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। तो एआई के बारे में भी सीखिए, तभी आप अपनी इनकम अर्निंग्स को बढ़ा सकते हैं। तो सेकेंड, आपने अर्निंग को बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी है, जैसे कर सकते हो वैसे करो लीगली। इसके बाद तीसरी चीज़ जिस पे आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, जो लोगों को बर्बाद करने का कारण होता है, वो है डेट यानी कर्ज। अब अगर आप कर्ज ले रहे हो, वैसे तो देखो मैं कहता हूं कि भाई कर्ज मत ही लो तो ज़्यादा ठीक है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि ये वाला कर्ज ले लो, वो मत लो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कर्ज ना ही लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी अगर आप एसेट बिल्ड करने के लिए कोई कर्ज लेते हैं, जैसे अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपने डेट ले रखा है, आपके पास इनकम भी है ऑब्वियसली, तभी आप उसको पे कर पाएंगे, या फिर आप अपनी एजुकेशन के लिए, स्किल्स के लिए कोई डेट लेते हैं, तो इसको कहा जाता है गुड डेट। मतलब आपने भले ही कर्ज लिया, लेकिन एक सही काम के लिए, सही पर्पस के लिए, जो कि आगे चल के आपकी मदद करेगा, उसके लिए आपने कर्ज लिया, तो उस कर्ज को जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर आप कर्ज लेते हैं किसी लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए, आपने आईफोन के लिए कर्ज लिया है, तो कल को उसके लिए 1,500-2 हज़ार का कवर भी खरीदोगे, फिर 5-6 हज़ार का चार्जर भी खरीदोगे, उसके बाद 10-12 हज़ार का इस तरीके का पावर बैंक आता है, वो भी खरीदोगे। खैर मेरे पास भी आईफोन है, लेकिन मैंने पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ही खरीदा है। तो इस तरीके से आपके जो खर्चे हैं, पहले आपने एक लायबिलिटी खरीदी और उसके साथ और भी खर्चे बढ़ाते आप चले गए, तो आपके खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही है, और बाद में आप उसको अगर सेल भी करते हो तो उसकी आधी कीमत भी आपको मिलना मुश्किल होगा। इसी तरीके से आप कार खरीदोगे तो फिर उसमें पेट्रोल का खर्चा और भी बहुत सारे खर्चे बढ़ेंगे। तो
तो ये सारे खर्चे आप तब कर सकते हैं जब आपने ठीक ठाक कैपिटल कमा लिया है, या फिर अपनी सैलरी में से जो हमने वॉन्ट्स वाला सेक्शन रखा था आप उसमें से अगर इसको कर सकते हैं तो करिए। लेकिन कर्ज लेके अगर आप ये करते हैं, ईएमआई में आप ये करते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में कुछ खास पैसा नहीं बचा पाएंगे। और आई एम सॉरी, आपको कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, आप कोई मनी मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। आई नो बहुत सारी वीडियोस में आपको क्रेडिट कार्ड के फायदे गिनाए जाते हैं और बताया जाता है कि अगर इससे लोगे तो इतना बचेगा उतना बचेगा, लेकिन उसके चक्कर में आप अननेसेसरी खर्चे कर दे रहे हैं और आखिर में कुछ आपके हाथ में नहीं आ रहा है। जो खर्चा आपने करना भी नहीं था उससे ज्यादा आपने खर्च कर दिया, जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी उससे ज्यादा आपने खर्च कर दिया। तो इसका जरूर ध्यान रखिए कि कर्ज अगर लेना है पहले तो मत लो, मैं तो हमेशा कहता हूं, लेकिन फिर भी लेना है तो अगर कोई एसेट बिल्ड करने के लिए ले रहे हो तो चलेगा। अगर मान लीजिए कोई बिजनेस बिल्ड करने के लिए ले रहे हो तो चलेगा, क्योंकि कल को वो आपको और ज्यादा बड़ा पैसा कमा के दे सकता है। लेकिन अगर लायबिलिटी के लिए लोगे तो वो कल को आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जिसका आपने जरूरी ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी तीनों चीजें आपने कर ली, उसके बाद भी देखो इमरजेंसी इंसान की लाइफ में कभी भी आ सकती है। कभी जॉब भी जा सकती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, कोई अनसीन लायबिलिटी आ सकती है। तो इस केस में आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो आपने बहुत मेहनत करके अपना पैसा बचाया, बहुत कैलकुलेशन करके पैसा बचाया, बट आखिर में हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए ये जो इमरजेंसी फंड है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग आपका जो मंथली एक्सपेंस है उसका 6 टाइम आपके पास होना चाहिए, ताकि इन केस अगर कभी कोई जॉब चली जाए तो आप 6 महीने तो सर्वाइव कर पाएं। तो इतने पैसे आपके पास होने चाहिए। मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम साल भर का रखो, 2 साल का रखो, बहुत अच्छा है। तो अगर आप 25,000 रुपए आपका महीने का खर्चा है तो आपके पास कम से कम 1.25 लाख रुपए होने चाहिए, जिसको आप किसी सेफ एसेट में रख सकते हैं, जैसे आपने एफडी करके रख दी। तो इतना पैसा आपके पास है तो कभी कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है तो 6 महीने आप सर्वाइव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका लाख रुपए महीने का खर्चा है तो कम से कम 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रखो। ये मैं मिनिमम बात कर रहा हूं 6 महीने की। मेरे अकॉर्डिंग साल भर का रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये आपने हमेशा अपने पास इतना पैसा होना चाहिए जो कि आपने सेफ एसेट में रखना है। ऐसा नहीं कि आपने उसे म्यूचुअल फंड में या फिर कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है और वो आप उसको ही अपना इमरजेंसी फंड मान रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि जब आपको पैसे की जरूरत है तब मार्केट बहुत ज्यादा गिर रखा है और आपको नुकसान में बेचना पड़े। इसलिए सेफ एसेट में इतना पैसा रखना चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसान की जान का कुछ नहीं पता। देखो, तो अगर आपके ऊपर कोई लायबिलिटी है, आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं या पेरेंट्स की भी लायबिलिटी आपके ऊपर है, तो इस केस में आपके पास अपना एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरे अकॉर्डिंग आपकी जो भी एनुअल इनकम है उसके 10 टाइम्स का आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। तो अगर आप साल में 5 लाख रुपए कमाते हैं तो कम से कम 50 लाख रुपए का आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस बहुत सारे तरीके के होते हैं, आपको अलग अलग स्कीम्स चिपकाई जाती हैं जिसमें बताया जाता है कि भाई ये स्कीम में इतना पैसा वापस भी आएगा। टर्म इंश्योरेंस में तो कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर कैलकुलेशन करके देखोगे तो टर्म इंश्योरेंस, अगर मैं करोड़ रुपए की भी बात करूं तो 500, 600, 700 रुपए महीना में आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल सकता है। वो अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, लेकिन आपके केस में हो सकता है 1000 रुपए महीना में आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस मिल रहा है, तो 500, 600 रुपए महीना में आपको 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा। जबकि अगर आप कोई सेम दूसरा इंश्योरेंस लेंगे सेम अमाउंट का, तो पहले तो इतने अमाउंट का मिलेगा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि भाई जो मैं डाल रहा हूं वो पैसा वापस भी मिले, और इस केस में आपको पर महीने 3,000, 4,000 रुपए भी देने पड़ जाएंगे। जबकि अगर उस पैसे को आप कहीं पे इन्वेस्ट कर लेते तो उससे ज्यादा कमा लेते। तो इंश्योरेंस का मेन पर्पस होता है आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना, तो टर्म इंश्योरेंस बेस्ट रहेगा। और ऐसे ही आपके पास अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा आजकल सरकार आयुष्मान कार्ड बनाती है, तो बनवा के रख लीजिए, फ्री में रहता है। 5 लाख रुपए तक का आपका इलाज हो सकता है। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी आप लेके रख सकते हैं। इससे होगा ये कि अगर इन केस भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन आ जाती है, तो आपका जो इतनी सारी सेविंग्स आपने करी थी वो एकदम से बर्बाद नहीं होगी। और इवन कई बार तो सेविंग्स के बाद भी लोगों की वो स्थिति नहीं रह जाती कि वो अपना इलाज करवा पाए, और बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम देखने को पड़ती है। इसलिए एक तो अपना हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा टर्म इंश्योरेंस प्लीज बाय कर लेना। मैंने आपको पॉलिसी बाजार का लिंक दे रखा है, आप उस लिंक का यूज करके एक बार पॉलिसी बाजार में अलग अलग पॉलिसीज को एक्सप्लोर कर लो, चेक कर लो, फिर आपको लगता है तो आप इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस का भी, टर्म इंश्योरेंस का भी। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद फाइनली 5वीं चीज है कि भैया पैसा बचा लिया, इमरजेंसी फंड भी कर लिया, इंश्योरेंस भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये जो पैसा आप बचा रहे हो इमरजेंसी फंड के बाद, तो उस पैसे का करना क्या है?
तो उस पैसे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं उतना जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दीजिए। क्योंकि अगर आप 10,000 रुपए महीना की SIP करते हैं 40 साल की एज में, आपको लगता है कि यार अब तो इन्वेस्ट कर ही लेना चाहिए, तो रिटायरमेंट के लिए आपके पास 20 साल का वक्त बच रहा है, तो अब आप 10,000 रुपए महीना की SIP करते हैं तो 13% पर एनम का अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो 20 साल में आप धीरे धीरे करके 10,000 रुपए महीना करके टोटल 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और आपका जो कॉर्पस होगा, यानी जो टोटल अमाउंट आपको मिलेगा वो 1.03 करोड़ का होगा। क्लियर कर दूं कि अगर 13% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है तभी हम बात कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा ज्यादा मिलता है तो थोड़े ज्यादा रिटर्न्स हो सकते हैं, थोड़ा कम मिलता है तो थोड़े कम आपके रिटर्न्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप निफ्टी फंड में या किसी भी ठीक ठाक म्यूचुअल फंड में डाल देंगे तो 13% पर एनम का लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न मिल सकता है। 1-2 साल की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 10,000 रुपए महीना की SIP कर रहे थे, यहाँ पे आप 5,000 रुपए महीना की SIP करते हैं, बट आपको अकल थोड़ा जल्दी आ जाती है, आप 25 साल की एज से ही आपको जॉब लगती है और तभी 5,000 रुपए महीना की SIP शुरू कर देते हैं, तो अब आपके पास 35 साल है रिटायरमेंट के लिए। इस केस में भी आपको 13% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। तो यहां पर आप 5,000 रुपए महीना कर रहे थे तो आपने टोटल 21 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, लेकिन 35 साल में कंपाउंडिंग होने की वजह से वो जो अमाउंट होगा वो 3.5 करोड़ रुपए बन चुका होगा। इसलिए जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं कर लीजिए। और इस केस में तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि यहां पर ये व्यक्ति हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता है। अगर बढ़ा दे तो ये अमाउंट ऑलमोस्ट 2x तक हो सकता है। तो इसलिए आपको जो भी पैसा बचा रहे हैं उसकी अगर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे तो इससे आपकी लाइफ में एक अच्छा अमाउंट आपके पास हो सकता है। जो इंश्योरेंस वगैरह की वजह से आप टेंशन में रहते हैं वो टेंशन कम हो सकती है, फालतू के आप कर्ज के झंझट में नहीं पड़ेंगे, जो कि मैं चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, SIP वगैरह करेंगे तो उसके लिए जरूरी होगा, तो उसके लिए जिस डीमैट अकाउंट का यूज मैं करता हूं मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।